हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? यस, डन। करते हैं स्टार्ट बेटा। सब कुछ ठीक है। तो आज सेशन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, लगभग हमारा मतलब एंड पर ही चलेगा। मतलब आज लगभग लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन टारगेट देख लो आज का क्या है, फिर मैं रिवीजन कराता हूँ। ये टारगेट तो मिनिमम है ही। ठीक है, इसके बाद हो पाया तो इम्प्लांटेशन करा देंगे, नहीं तो कल मैं इम्प्लांटेशन करा करके पूरा एम्ब्रियो बनाऊंगा 9 मंथ का, मतलब जेस्टेशन पीरियड तक का। ठीक है, और जिसमें 9 मंथ के बाद हम पार्चुरेशन मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि लैक्टेशन हम कर चुके हैं कल। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपका चैप्टर एंड हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन होते ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और बेबी का उसके बाद 9 मंथ के बाद बर्थ होता है। इतना प्रोसेस कल मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज का टारगेट देख लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, एकदम ब्रेन में सेट करनी है। फर्टिलाइजेशन अगेन कंसेप्चुअल है, क्लीवेज छोटा सा टॉपिक है बट हाँ कंसेप्चुअल है। तो ये टॉपिक हमारा आज का रहेगा। ओके, रिवीजन टेस्ट बेटा जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली मुझे आज, क्योंकि कल उनकी तबीयत खराब थी, मैंने भी उनको ज्यादा कहा नहीं, जो टाइप करके वो करते हैं। ठीक है, तो आज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कंबाइंड टेस्ट लेने वाला हूं आपका संडे को, जिसमें दोनों क्लब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर आज इस हफ्ते आप ह्यूमन फिजियो एंड करने वाले हो। ठीक है, हाँ, ह्यूमन फिजियो का एंड हो जाएगा आज। वेटनेसडे है आज। मोस्टली बच्चे मुझे पता है न्यूरल वाले चैप्टर को रिवाइज कर चुकेंगे। ठीक है, और बचे हुए 3 दिन के अंदर आप एंडोक्राइन रिवाइज करने वाले हो। ठीक है, एंडोक्राइन के अंदर वही कॉलम बना लेना, हार्मोन, ग्लैंड्स, उसका निकलने वाला हार्मोन, उसका फंक्शन और उसका डिसऑर्डर। बस 4 कॉलम आपको एक पेज पर कन्वर्ट करके रिवाइज करने। ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा, आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आज मिल जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई कारण होता है तो फिर मैं अब नहीं दूंगा, फिर मैं कंबाइंड दूंगा, क्योंकि संडे को टेस्ट लेना ही है मुझे। फिर मैं कंबाइंड करके दे दूंगा। ठीक है, तो कंबाइंड करके दोगे तो आपको बस एनालिसिस करनी है कि आपकी रिवीजन परफेक्ट हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलो क्योंकि कभी कभी यार हम लोगों के संग भी दिक्कत आ जाती है, मतलब कोई तो उन लोगों के संग भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, बात आती है रिवीजन की। तो कल मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट करा दिया था, उसमें कोई डाउट था? हाँ, कंबाइंड ही दूंगा जहां तक है मुझे जो समाज समझ में आ रहा है, कि मुझे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करानी है कि एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा चैप्टर होते हैं तो आप कैसे डील करोगे उसको। ठीक है, 45 क्वेश्चन कंबाइंड ही होंगे संडे को। ठीक है, डन। ठीक है, ये बताओ मेमोरी ग्लैंड में कल आपने एक बार देखा तो होगा, एक बार देखा होगा, मतलब कंसेप्ट सेट हुआ ना। दो दो तीन चीजें समझना, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। मतलब कुछ ब्रेन मैपिंग करना पूरा का पूरा। मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में कोई ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से, ठीक है, डेवलप होता है। अब सर हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि इनिशियल फेज में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता, एक जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, हाँ, परिपक्वता, तो मैं आपको पता ही है उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। फिर जब वो मदर बेबी कंसीव करती है, मदर बनती है और बेबी कंसीव करती है, तो उस समय आपको पता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, 9 मंथ तक बहुत पीक पर होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वो भी मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि नई जिंदगी, नया जीवन, ठीक है, अर्थ पर आने वाला है, तो नेचर उसकी, समझ रहे हो, भूख का इंतजाम पहले से ही कर रही है। मदर मानो एक तरीके से होस्ट है और बेबी एक पैरासाइट है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मदर पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वो पैरासाइट है, यूट्रस में है तब भी पैरासाइट है और बाहर है तब भी पैरासाइट है, जब तक कि उसके अंदर कह सकते हो मेंटल अवेयरनेस, मैच्योरिटी नहीं आती, हाँ ये मेरी माँ है, इसको नुकसान ना हो जाए। ठीक है, बट स्टार्टिंग में वो पैरासाइट होता है। ठीक है, सच है पर ये, ठीक है, यस, अब आपको बतानी है, पढ़ोगे अभी आगे जाके समझोगे इस चीज को। ठीक है, फिर फाइनली मैंने बताया कि जब बेबी बाहर आता है, बर्थ होती है, तब आप जानते हो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन का लेवल उससे पहले भी बढ़ा हुआ था, पर वो प्रोलैक्टिन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन उसको काम नहीं करने देता।
ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है और सारे हार्मोन के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन उसको एक्टिविटी नहीं होने देगा, सप्रेस करके रखेगा, इसलिए वो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में काम करेगा। पर जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो यही प्रोजेस्टेरॉन जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा रहा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब ये लैक्टोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा, यानी मिल्क प्रोड्यूस करेगा। उससे पहले मिल्क नहीं बन रहा था, वही प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पर जब तक बच्चा यूट्रस में है उस समय भी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी बढ़ रहा है प्लेसेंटा से। तो उस समय ये हार्मोन सारे मिलकर के मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराते हैं, ना कि मिल्क फॉर्मेशन। पर जैसे ही बेबी बाहर आया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, बस अब ये अपना अलग काम करेंगे, मतलब लैक्टोजेनिक इफेक्ट दिखाएंगे, मतलब मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्लियर था? ये मतलब बच्चों ये थोड़ा कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, थोड़ा समझना इन चीज को, है ना। तो ये वाली बात क्लियर थी। फिर मैंने बात की थी बेटा मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में होते क्या है। ये स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, सुडोरिफिक ग्लैंड भी कहते हैं, ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। किसके ऊपर होते हैं? मैंने बताया था पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, रिब्स के ऊपर होते हैं, एक लेयर पूरी पैक्टोरेलिस मेजर मसल्स, उसके ऊपर मेमोरी ग्लैंड होते हैं, कूपर्स लिगामेंट इनको होल्ड करके रखते हैं। इनके अंदर देखोगे तो भाई, ठीक है, जैसे मानो ग्रैप्स ऑफ बंच, ठीक है, सॉरी बंच ऑफ ग्रैप्स ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। जैसे कभी देखा हो ना, एक बंच मतलब एक स्टेम के अंदर एक इधर बंच, कई बंच हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। नहीं, एक लोब्यूल्स के अंदर एक लोब्स के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, एक बड़े से लोब्स के अंदर कई लोब्यूल्स होते हैं, और ऐसे ही 15 से 20 लोब्स होते हैं इन ईच मेमोरी ग्लैंड। 15 से 20 लोब्स होते हैं इन ईच मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है? मैं डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश की थी इसको। लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है, और हर लोब्स के अंदर कई लोब्यूल्स होते हैं, और जो लोब्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, जिनको आप एल्वियोलस बोल सकते हो। यस, मेमोरी एल्वियोलस सिंगल, ठीक है, इस ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर। और इस ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी छोटी छोटी सेल के मिलने से हुआ है, जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जो मिल्क को रिलीज करती हैं। ये सारी की सारी एल्वुलस छोटी छोटी डक्टों में खुलती हैं, इनको हम, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। मेमोरी डक्ट एम्पुला में खुलता है जहां पर कलेक्शन ऑफ मिल्क होता है, ठीक है, और यहां से एक सेपरेट डक्ट जाती है और निप्पल में खुलती है लैक्टिफेरस डक्ट। यानी जितने लोब्स होते हैं उतने ही एम्पुला होंगे और उतने ही लैक्टिफेरस डक्ट होंगे। यानी 15 से 20 लेक्टिफरस डक्ट मिलकर के निप्पल का फॉर्मेशन करते हैं, जहां से बेबी को, ठीक है, फीडिंग या कह सकते हो मिल्क मिलता है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डायग्राम भी समझा दिया था मैंने। सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, वो सीक्वेंस समझ में आ गई होगी कि एल्वुलस जुड़े होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल से, वो जुड़े होते हैं मेमोरी डक्ट से, वो जुड़ा होता है एम्पुला से, वो जुड़ा होता है लैक्टिफरस डक्ट से, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा बता ही दिया था आपको। फिर लैक्टेशन, लैक्टेशन मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, हाँ। मिल्क के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। मिल्क के बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन होता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। जबकि मिल्क के इजेक्शन के लिए जो हार्मोन होता है, यस, ठीक है, उसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्लियर? बिल्कुल, दोनों अलग अलग हैं। और मिल्क का फॉर्मेशन और इजेक्शन एक तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जो एक तरीके से निप्पल को जब बेबी सक करता है तब इंड्यूस होती है, तब इंड्यूस होती है। कैसे होती है? पूरा मैकेनिज्म बताया था मैंने कि अगर कोई बेबी निप्पल को सक करेगा तो यहां न्यूरॉन्स होते हैं, सारे न्यूरॉन्स सिग्नल लेके कहां जाएंगे? हाइपोथैलेमस में। तब हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा प्रोलैक्टिन निकालो, और प्रोलैक्टिन आप जानते हो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हेल्प से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन आप जानते हो, जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं वहां बाइंड करेगा, बाइंड करने से वहां कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से मिल्क का इजेक्शन होगा, ठीक है। तब इस बच्चे का पेट भरेगा, इसको मिल्क मिलेगा।
यानी यहां से न्यूरल स्टिमुलेशन मिल रहा है, यहां से एंडोक्राइन, यहां से न्यूरल, यहां से एंडोक्राइन, तब जाकर के ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। और मैंने कल बताया भी था कि ये बहुत ऐसी मैकेनिज्म है, मतलब कल मैंने आपको यशोदा मैया और कृष्ण भगवान का वो पूरा एक गीत की बात डिस्कस किया था कि मैया बोल रही हैं कि उमड़ उमड़ मेरो जियरा लागे बहे दूध की धार, कि लाल मेरो रोबत होएगो, कि भूको सोबत होएगो। यानी इस मैकेनिज्म की बात करूं, इसके लिए एक बार इंड्यूस हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि बेबी निपल को सक करे तभी ये मैकेनिज्म इंड्यूस होगी, फिर ये मदर की फीलिंग से चलती है। अगर मदर के पास बेबी नहीं है और मदर को अगर लगता है कि मेरा लाल, ठीक है, या लाली, जो भी, ठीक है, दोनों के लिए ही मदर बराबर होती है, ठीक है, लाल या लाली, ठीक है, मेरा बच्चा जो भी है भूखा होगा, ठीक है, और वो मेरे पास नहीं है, फीलिंग मात्र से उसका मिल्क रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके कपड़े गीले तक हो जाते हैं। और इसको बहुत अच्छा किसी मतलब गायक ने, मैंने बताया ना, माँ यशोदा और कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के उसमें इसको मतलब गीत के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है, बताया ना, उमर उमर क्या, उमर उमर मेरो जियरा लागे बहे दूध की धार, मतलब उसकी फीलिंग समझो माँ की, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, कि मेरा बच्चा भूखा होगा, बहे दूध की धार, ठीक है, समझ में आया, हाँ। ऐसे ही कैटल्स में भी होता है, अगर माँ को मतलब माँ बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच है और उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास पास नहीं है और समय हो गया, तो मिल्क खुद भी रिलीज होना चालू हो जाता है। तो ये एक नेचर का एक मतलब क्या बताऊं, ठीक है, मतलब नेचर है ये, समझ रहे हो ना, हम इस नेचर के पार्ट हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर आप नहीं दिख रहे हो बेटा, सामने तो हूं मैं, ठीक है, मैं तो दिख रहा हूं, मैं सबको दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा? डन, क्लियर, कैमरे के सामने ही हूं बेटा मैं, ऑल परफेक्ट, दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे डरा दिए एक बच्चे ने, बच्चे कह रहा है कि आप दिख नहीं रहे हो। अच्छा, एचडी में दिख रहे हो ठीक है, हाँ भाई, बच्चों को मैं एचडी में दिख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें दिखना चाहिए। मैं टारगेट पूरा करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ टाइम के हिसाब से पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, मैं टॉपिक के बेस पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि आज का टारगेट तुम्हें दिखा दिया है, मिनिमम टारगेट है, इतना पूरा करेंगे, 1 घंटे में कर लोगे तो ठीक, 2 घंटे में कर लोगे तो ठीक, 10 घंटे में 5 घंटे में करोगे तो ठीक, ठीक है। पर हाँ, मेरा एग्जैक्ट टारगेट है, ठीक है, तभी तो मेरी क्लासें फिक्स होती हैं, एकदम फिक्स क्लास है, इतनी क्लासों में इतना, इतनी क्लासों में इतना कर दूंगा मैं, ठीक है, उससे पहले ही कर दूंगा, समझे? कल की क्लास मिस हो गई है तो नुकसान हो गया बेटा। चलो रिफ्रेश कर लो, अगर किसी को नहीं दिख पा रहे हैं तो रिफ्रेश कर लो, आगे आ जाओ। अच्छा, कल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करा दिया था मैंने, मुझे लगा इतना ही कराया, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपाइल करने वाला हूं उसको मैं, ठीक है। मैंने, तुम्हें ध्यान रखना है, फीमेल के पास 2 ओवरी होती है, और जब प्यूबर्टी आ जाती है तो अल्टरनेटिव एग रिलीज होता है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि एक साल में एक ओवरी से कितने एग रिलीज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, तो आप बोलोगे 12, नहीं, एक ओवरी से 6 होंगे, एक महीने में इस ओवरी से रिलीज होगा तो अगले महीने में उससे रिलीज होगा, फिर एक महीने में इससे होगा तो अगले महीने में उससे होगा, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो अल्टरनेटिव रिलीज होते हैं। तुम्हें पता होगा कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, यस, और ओल्ड एज तक चलती है, पर फीमेल के अंदर oogenesis जन्म लेने से पहले, यस, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, यस, और रुक जाती है और इंतजार करती है प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी आने पर वो रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ती है और मेनोपॉज तक ये प्रक्रिया हर मंथ चलती है। और मेनोपॉज 45 से 50 साल की बीच में, मतलब 50 साल याद रखो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, 50 ईयर के बाद मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज का मतलब है ओवरी में मिलने वाले जितने भी फॉलिकल्स हैं,
सारे डीजनरेट कर जाते हैं। और फॉलिकल्स इज अ मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ प्रोटेक्टिंग हार्मोन ऑफ फीमेल, ठीक है। यानी फीमेल का वो प्रोटेक्टिंग हार्मोन उसका साथ छोड़ देता है जब वो 50 साल की कंप्लीट हो जाती है। तभी तो कहा जाता है कि फीमेल को अपनी केयर बहुत ज्यादा करनी चाहिए, स्पेशली बोन्स की केयर। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज का सीधा इफेक्ट बोन हेल्थ पर पड़ता है, सीधा इफेक्ट बोन हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है। यस, क्यों? क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा, मैंने बताया था बोन ईटिंग सेल, यस, ऑस्टियोक्लास्ट, वो एस्ट्रोजन की वजह से चुपचाप बैठे थे। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेनोपॉज आएगा, ठीक है, कब एस्ट्रोजन डाउन होगा और कब हम उपद्रव मचाएंगे, हड्डियों को तोड़ेंगे, ठीक है। बस 50 के बाद वो एक्टिवेट होता है और हड्डियों को तोड़ना चालू कर देता है, यानी डीकैल्सिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। हाँ, जो फीमेल योगा करते हैं, प्रॉपर अपने को मेंटेन रखते हैं, उनमें मेनोपॉज भी डिले हो जाता है और मेनोपॉज के बाद भी बोन हेल्थ मेंटेन रहती है। क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं पूरे बॉडी के, जैसे एस्ट्रोजन का सोर्स खाली ओवरी नहीं होती, ओवरी तो मेन सोर्स है ही, पर एक एड्रिनल ग्लैंड और होती है बेटा। यस, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो इसलिए योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इसकी वजह से वो दूसरा सोर्स है, ठीक है, जो एज बढ़ने के साथ डाउन हो जाता है, पर योगा वगैरह की वजह से वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है, उसमें मेनोपॉज नहीं होता कभी। इसकी वजह से बोन हेल्थ उन फीमेल्स की मेंटेन रहती है। तभी मैं कहता हूं कि आपको अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जितने भी, ठीक है, गर्ल्स है, ठीक है, उनको ये मतलब लोगों को अवेयर करना चाहिए, जो भी आसपास की लेडीज हैं, महिलाएं हैं, कि आपको, ठीक है, एक्सरसाइज, योगा, प्रॉपर डाइट, बोन हेल्थ, कैल्शियम, विटामिन डी, इनको मेंटेन करना चाहिए। कोई डाउट? चलो, अब बात आती है, अब बात आती है कि जन्म के समय, जन्म के समय फीमेल ओवरी में कितने प्राइमोर्डल सेल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं? जन्म के समय लगभग 2 मिलियन के आसपास, यानी 20 लाख के आसपास। पर एक्चुअल में वो टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, डीजनरेशन होता रहता है, इसको एट्रेसिया बोलते हैं, एट्रेसिया, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। और एनसीईआरटी लिखती है कि प्यूबर्टी के टाइम पर ये 60,000 से 80,000 रह जाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है। और जब प्यूबर्टी आती है तो आप जानते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, फिर आगे टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्जन होता है। अंतर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, यहाँ मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है, यहाँ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन जाता है, और जो थीका बन गई थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्ना और इंटरना। यहाँ एंट्रम का साइज बढ़ गया, टोटल साइज बढ़ गया, और जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन हुआ, इसको ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट होता है, ठीक है। टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट होता है। प्राइमरी फॉलिकल में ऊसाइट होता है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस अरेस्ट होती है, और यहां पर मेटाफेज सेकंड में मियोसिस अगेन अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होता है तो एग बाहर निकल जाता है, और बचा हुआ रप्चर्ड फॉलिकल धीरे धीरे एलएच की हेल्प से ग्लैंड में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटिन प्रोटीन इसमें डिपोजिट हो जाती है, जो येलोइश कलर की होती है, ल्यूटिन, येलो कलर की प्रोटीन। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है। और एक समय तक तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, और अचानक से एलएच का लेवल जिस दिन कम होता है उस दिन ये डीजेनरेट कर जाता है, ये टूट जाता है, और सारे हार्मोन चाहे प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, इंडिविन एकदम तेजी से डाउन हो जाते हैं, और बन जाता है कॉर्पस एल्बाइकेंस, ठीक है। हाँ, एकदम तेजी से सारे हार्मोन डाउन हो जाते हैं, और फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, उसका मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाता है, क्योंकि ये सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही पार्ट हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज, टूट के बाहर निकलने वाला फेज चालू हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे हार्मोन अचानक से डाउन हो गए, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया और बन गया कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी, सो इट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बाइकेंस। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? दिल से आग लगा दो यार, नहीं अगर एकदम कोई डाउट नहीं है तो। पढ़ाऊंगा तो मैं मस्ती में ही, ऐसे चाहे कुछ भी हो जाए।
बहुत बढ़िया, बीएमएस, जबरदस्त। एक बच्चा लिख रहा है, सर हम लड़के अवेयर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो बेटा। पहले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, उस स्टेज पर पहुंचना पड़ेगा जहां आपकी बात लोगों को ऑथेंटिक लगे, ठीक है? यस, तब आप अवेयर कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? समझे? तब तो आपकी बात हर कोई सुनेगा। फिर आप प्रूफ तो करो, डॉक्टर तो बनो, नीट तो निकालो, ठीक है? फिर आप कर सकते हो, नो डाउट। शानदार, जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा लग रहा है खेत में काम करने वाली ठीक है। हाँ, गांव की महिलाओं को नहीं, वो ऑलरेडी इतना योग कर लेती हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है, वो इतना बढ़िया परफेक्ट योग करती हैं। गांव की लाइफ तो एक अलग ही लाइफ है, ये सारी बातें उनके लिए हैं जो शहरों की महिलाएं हैं, ठीक है? हाँ, जो थोड़ा सा, ठीक है, योग योग से दूर हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए बात की है। तुम समझ जाया करो किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। चलो, पर गांव की जिंदगी भी अब वैसी बड़ी गंदी हो गई है, लोग आराम तलब हो गए हैं बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। हाँ, पर पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं, अब तो मैं जो पहाड़ों के बच्चे हैं उनको शायद बुरा लग जाए, पहाड़ों पर अभी मैं गया देखा तो हम मेल होते हैं ना, बड़े आराम तलब होते हैं, ठीक है? हाँ, पहाड़ों के जो मेल होते हैं वो मतलब काम ही नहीं करते, मतलब मस्त रहते हैं, सबके लिए नहीं बात कर रहा, मोस्टली। और महिलाएं होती हैं बहुत ज्यादा काम करती हैं भाई, बोरे उठाना, सब फसलें उठाना, लकड़ियां लेकर के आना काट करके, मतलब सिलेंडर तक उठा लेती हैं, सोचो इतना, मतलब इतना काम करती हैं, बहुत मेहनती, ठीक है? चलो, आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी स्टेज मैंने यहाँ आपको कंपाइल कर दी थी, जो मैंने वहां बता दी है आपको, ठीक है? एक भी क्लियर हो गया। अब ये मैंने बता दिया, तो भाई क्या डिफरेंस होता है भाई? ये माइटोटिक डिवीजन वहां भी चल रही थी, यहाँ भी चल रही है। वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, प्राइमरी उस साइट है, ठीक है? अच्छा, पूरा बचपन का जो समय होता है प्यूबर्टी से लेके इतना, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पूरी पूरी मियोसिस अरेस्ट होती है, और जैसी प्यूबर्टी आती है डिवीजन कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, और सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ठीक है? अगर स्पर्म फर्टिलाइज करता है इसको, ठीक है, तब मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस सेकंड होती है, और रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ जाती है मेटाफेज सेकंड में जो रुकी हुई थी, और अगेन एक ओवा और एक पोलर बॉडी बन जाती है। ओवा स्पर्म से फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है, जाइगोट 2n होता है, और जो सेकेंडरी पोलर बॉडी थी, सेकंड पोलर बॉडी, वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाती है, ठीक है? पोलर बॉडी सब कुछ सेम होता है पोलर बॉडी में, बस साइटोप्लाज्म कंटेंट बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, तो इसलिए काम नहीं आती। कब बनती है? जब स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, आफ्टर एंटर ऑफ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जायगोट का फॉर्मेशन, नहीं, जायगोट के बनने से पहले और स्पर्म की एंट्री के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब ओवा बनता है, और तब उसके बाद फ्यूजन होकर के जायगोट बनता है। चलो, ये भी क्लियर था, ये कंपाइल करा ही दिया था। अब आगे आ जाओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कई लेखक, समझ रहे हो? हाँ, राइटर ने इसको ब्रह्मांड की कई साइकिलों से कंपाइल किया है, ठीक है? हाँ, सर आप गांव के बारे में नहीं जानते, गांव में ही रह रहा हूँ बेटा, ठीक है? समझे? सब जानते हैं। हाँ बेटा, हार्ड वर्किंग होती हैं पहाड़ी गर्ल, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा, ठीक है? चलो, अब समझना बेटा, अब थोड़ा समझने का है, माइंड एकदम एक जगह रखना, डाइवर्ट मत होना, तब मैं समझा पाऊंगा। तो पहले की बात आती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या सर सारे एनिमल्स में होती है? नो, ओनली मैमल्स में होती है, ओनली मैमल्स में होती है, यस, ठीक है? और मैमल्स, द साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स में होती है, ऐसे याद रखो, प्राइमेट्स में होती है।
कहाँ होती है? प्राइमेट्स में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, जिसमें कौन आते हैं? मंकी आते हैं, एप आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं। इन सब के अंदर ये साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, अदर देन प्राइमेट्स एक अलग साइकिल होती है, एस्ट्रस साइकिल, जो आपने पढ़ा भी होगा अभी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के संग पैरेलल में, ठीक है। हाँ, स्टेज बताने वाला हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान रखनी है आपको, प्राइमेट्स में चलती है, ठीक है। वहां अदर देन प्राइमेट्स एस्ट्रस साइकिल चलती है। द फर्स्ट कब स्टार्ट होती है? जो पहली पहली साइकिल होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है। क्या बोलते हैं इसको? मिनार्के। मिनार्के यानी मिनार्के से लेकर के मेनोपॉज, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, वो मेनोपॉज तक चलती है, यानी मिनार्के से लेकर के मेनोपॉज। कॉल्ड मिनार्के। द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल टिपिकली रेंज 24 से लेकर के 35 डेज, यानी 28 प्लस माइनस 2 डेज ऐसे कह सकते हो, ये इसका ड्यूरेशन होता है, विच डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेज। अब फेज के बारे में बताऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। अब यहां तक समझो, मिनार्के, मिनार्के का मतलब है वही 12 साल वाली उम्र, ठीक है, 11 to 12 ईयर, ठीक है, उस समय स्टार्ट होती है मिनार्के। और मेनोपॉज तो पता ही है, हाँ, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट? हाँ, मिनार्के टू मोनोपॉज, ठीक है। जो बच्चे विलेज में रहते हैं ना, वो बहुत किस्मत वाले हैं, ध्यान रखना। महेश कुमार मंडल, मेरा घर नेपाल के पास में है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, स्टार्टिंग एज होती है ना भाई, पोलर बॉडी का बेटा कोई रोल नहीं होता, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो, सेकंड पोलर बॉडी हो, ठीक है। हाँ, कोई रोल नहीं होता इसका, डीजनरेट कर जाती है पोलर बॉडी, क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं होता उनके पास। अब समझो, अब इनके कई फेज हैं, जैसे ऑन द भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना, समझो, वो दो जगह चल रही है, एक तो ओवरी में चल रही है, और साथ में यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं। समझने की कोशिश करना, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो ये ओवरी है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कुछ भी नहीं है। अभी डायग्राम बनाया भी, बताया भी था। और ये मान लो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस है, और यूट्रस में आप जानते हो बेस पर लगी हुई मेम्ब्रेन है, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है। समझना। तो सबसे पहले बताऊंगा ऑन द बेस ऑफ ओवेरियन साइकिल, तो पहली फेज आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? यहाँ छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, इनका मैच्योरेशन होगा, प्राइमरी फॉलिकल और बड़ा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ा होगा, टर्शरी फॉलिकल और बड़ा होगा, ग्राफियन फॉलिकल और बड़ा होगा, ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर स्टेज हो गई, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है, तो इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ये लगभग होती है बेटा एक से ऐसे नहीं, 6 to 6 से लेकर के 13 दिन तक चलने वाली ये प्रक्रिया है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं। फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, आप जानते हो भाई, 14वें दिन जो हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो स्कॉर्पस ल्यूटियम को रप्चर कर देता है, सेकेंडरी साइड बाहर निकल जाता है, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। 14th डे ओव्यूलेशन होता है, इसको ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। फिर क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा हो गया, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। ल्यूटियल फेज 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलती है, ठीक है, 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलती है, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्लियर? तो ओवरी के बेस पर हमने 3 नाम रख दिए, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूल्यूशन एंड ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। अच्छा,
इन्हीं को पैरेलल हम इसके इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं यूट्राइन वॉल के अंदर। तो उसके बेस पर मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर आएगी, एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर आएगी, ब्लीडिंग होगी इसके अंदर, बाहर निकल रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये पहले से डे फर्स्ट से लेकर के 5th डे, 1 से 5वें दिन जो शुरू के होते हैं ना, उसमें ब्लीडिंग होती है, ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्यों होता है समझाऊंगा आपको, ठीक है, डिटेल सारा। तो ये है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फिर क्या होगा इसके बाद, इस एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा, इसको पैरेलल फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हो भाई। यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय यहाँ पर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, वापस बन रही है, वापस बन रही है। तो कौन कितने दिन चलेगी, 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक की फेज है, यानी पैरेलल चलती है फॉलिकुलर फेज के। ठीक है, फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर 15 से लेकर 28वें दिन तक ल्यूटियल फेज चलेगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेशन करता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम सिक्रेशन करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से एंडोमेट्रियम सिक्रेशन करेगी। ठीक है, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ये होगी 15 से लेकर के 28। यानी ये समझ में आ गया इनके अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं। ठीक है, ओवरी में जो इवेंट हो रहे हैं उसके बेस पर ये 3 नाम रखे गए हैं, यूट्राइन वॉल के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उसके बेस पर ये 3 नाम रखे गए हैं, पर साइकिल एक ही है, समझ रहे हो। यानी सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज चलती है, उसमें कुछ नहीं होता क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल रही है, फिर फॉलिकुलर फेज चालू हो जाती है, उसी को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, पैरेलल ही यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, मतलब थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है। फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलेंगे, और कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी ग्लैंडुलर बनाता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। यहां तक क्लियर हो गई। ये कैसे कंट्रोल होती है, तो एक कॉमन डायग्राम है, ये सब कुछ पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहा है। जैसे भाई यहां से आप जानते हैं एक हार्मोन निकलता है, GN, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी को बोलता है कि निकालो गोनाडोट्रोफिन को, मतलब LH और FSH को। तो सबसे पहले निकलेगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा, इन फॉलिकल से कहेगा कि मैच्योर हो, आगे बढ़ो, प्राइमोडल फॉलिकल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन फॉलिकल बनेंगे, किसकी वजह से, FSH की वजह से। और जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन को बनाने का मेन काम कौन करता है, ये फॉलिकल्स करते हैं। और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, ओवरी में फॉलिकल डेवलप होते जाएंगे, यूट्रस के अंदर क्या होगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, तेजी से एंडोमेट्रियम का डिवीजन चल रहा है, थिकनिंग चल रही है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिक होती जा रही है। देखो थिक होती जा रही है कि भाई 5वें दिन के बाद से ये थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम चल रही है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम चल रही है एस्ट्रोजन की वजह से। भाई ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इनसे ये निकल रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन कौन कराता है, ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, LH। LH ओव्यूलेशन कराएगा, ये निकल गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है भाई, LH बड़ा हुआ है इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, LH जैसे ही घटेगा वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम जब तक बनाएगा तब तक क्या निकलेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को और थिक करता है, सिक्रेटरी बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है, समझ रहे हो, सिक्रेटरी बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है, और एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है, हाईली वेस्कुलर हो जाती है। पर जैसे ही LH डाउन हुआ पिट्यूटरी से, ये टूटेगा, इसके टूटने से सारे हार्मोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कम होते ही एंडोमेट्रियम का टूटना चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगी, जिसमें एंडोमेट्रियम अगेन ब्रेक होना चालू हो जाते हैं। यानी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करती है ओवरी को, ओवरी कंट्रोल करती है यूट्राइन वॉल को। तभी तो
कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी डे होता है वो आगे पीछे हो जाता है, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी हो जाती है, कभी इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रेन से हो रहा है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि अगर फीमेल मेंटली मतलब कहीं उसका डाइवर्जन है, ठीक है, डिस्टर्ब है, डाइवर्टेड है, बहुत सारी चीजें हैं, या कोई जैसे आज की डेट में तो खैर सारी वर्किंग होती हैं मोस्टली, और वर्क प्लेस पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, मेंटली प्रेशर, बहुत सारी चीजें, हाँ समझ रहे हो, टारगेट पूरे नहीं होना, बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो उसकी वजह से सीधा इफेक्ट उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना बताता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते ही बीएमआर बिगड़ता है, और बीएमआर के बिगड़ते ही बॉडी के सारे सिस्टम बिगड़ते हैं। ठीक है, इट इज अ इंडिकेटर, फीमेल के पास उसकी हेल्थ का इंडिकेटर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, समझे। थिकनिंग इंक्रीज इसलिए होगी बेटा क्योंकि ये वो समय है जब इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो इम्प्लांटेशन के लिए एक थिक एंडोमेट्रियम चाहिए, तभी तो एम्ब्रियो उससे बनेगा। ठीक है, तो हर महीने ये प्रोबेबिलिटी आती है, हर महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब एंडोमेट्रियम बहुत थिक होती है, उस दौरान अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, और एक नया जीवन यहाँ इस भूमि पर उत्पन्न होगा। समझ में आया, एंडोमेट्रियम के ऊपर। तो नेचर हर महीने फीमेल को तैयार करती है एक नए जीवन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यस, समझ रहे हो, क्योंकि नेचर कंसेप्ट है। जहां तक कोई डाउट? अरे मेरे बेटा यादव जी, एनसीईआरटी का डायग्राम ही यूज करेंगे। एनसीईआरटी तो तुम कैसे बोल देते हो ये वाली बात, बताओ, मुझे हर्ट नहीं होगा? जो इंसान एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, एक एक डायग्राम को नहीं छोड़ता है, तुम बिना, अभी स्टार्ट किया है मैंने, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं ओनली कंसेप्ट के लिए। एनसीईआरटी के डायग्राम तो मैं छोड़ता ही नहीं, और एनसीईआरटी के छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी के डायग्राम की एक एक चीज समझाता हूँ, हर फेज में क्या क्या हो रहा है, मैं वो चीजें भी समझाता हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम में। जब मैं ऑनलाइन नहीं था तो मैं बहुत सारे टीचरों से भी डिस्कस करता था, बताओ भाई ये क्यों है, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये एमबीबीएस में ही पढ़ाई जाती हैं सारी चीजें, ठीक है, समझे, ओके, चलो। इसलिए ये मत कहो सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो मैं बिल्कुल तुम्हें एकदम छाप दूंगा ब्रेन के अंदर। तो ये समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां से चल रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके अलग अलग नाम क्यों पड़े, ये बेसिक समझ में आ गया। अब मैं एक एक फेज लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, क्यों क्या कैसे, हर चीज के ऊपर तर्क लगाते हुए। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन की होती है, इस फेज में होता क्या है, जो होता है वो क्यों होता है, कौन से हार्मोन का लेवल कम होता है और कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एक एक कंसेप्चुअल चीजें लेते हुए। ठीक है, सॉरी गुरुजी, सॉरी मत बोल, पर ये तुम, तभी तो पता आज की नई जनरेशन के बच्चों में क्या है, धैर्य की कमी है, विश्वास की कमी है, और तभी तो मात खा रहे हैं यार, मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, ये है दिक्कत है। ठीक है, कहीं ना कहीं इफेक्ट है, और मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम सबके जैसा मत बनो। ठीक है, यस, 99% लोग जैसे हैं तुम भी वैसे बन गए, तो तुम में उनमें अंतर ही क्या रहा। ठीक है, तुम सबसे अलग बनो। ठीक है, यस, और इस जीवन का जो भी तुम मोटिव लेकर के आए हो उसको पूरा करो, वो तभी कर पाओगे, तुम इस भीड़ से अलग चलोगे। ठीक है, भीड़ में मत चलो, भीड़ से अलग चलो, तब तुम्हें लोग जानेंगे, देखेंगे। और तुम इस भीड़ का हिस्सा हो, तुम्हें कौन जानेगा, कौन देखेगा, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा हो। ठीक है, अब अलग के लिए आपको हर मायने में सोच से, थॉट से, ठीक है, अपने ब्रेन से, बुद्धि से, अपने क्रियाकलापों से, ठीक है, हाँ, अपने एटीट्यूड से, तभी तुम अलग कर पाओगे। ठीक है, चलो खैर, करें स्टार्ट, चलो, बहुत बढ़िया। तो अब जितने भी डाउट आएंगे वो सारे यहां क्लियर करता जाऊंगा मैं, क्योंकि हर चीज के आगे क्यों जरूर लगाऊंगा, बिकॉज हर चीज के पीछे कारण है, क्यों है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। हर चीज के पीछे एक कारण है। जैसे पहला कारण मैं बताऊंगा आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, फेज, सॉरी साइकिल नहीं, फेज कितने दिन की होती है, 1 to 5 days।
ठीक है सर, समझ में आ गया, 1 से 5 दिन की होती है। होता क्या है इसके अंदर, साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, तो मेन होता क्या है समझना। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, इसलिए यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है भाई? क्या कारण है एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन का? क्योंकि कोई है जो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन किए हुए था, अचानक से वो चला गया। अगर वो चला जाएगा तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू हो जाएगी, वही तो रोके हुए था उसको। ठीक है भाई, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम क्यों हो रहा है? कारण क्या है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम का, जरा बताओ। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इनहिबिन ईटीसी एटसेट्रा। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन के कम होने से क्यों टूट रही है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन काम करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, ये कम हो रहा है इसलिए एंडोमेट्रियम टूट रही है। एक बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इनिबिन अभी मैं लिख दिया है छोटा सा, ठीक है, इनिबिन लिख दिया है। 1 से लेके 5 दिन, ये साइकिल 3 से लेके 5 दिन की होती है, वो अलग चीज है। कितने दिन की होती है? किसी में 1 से 3 दिन की होती है, किसी में 1 से 5 दिन की होती है। यानी साइकिल का ड्यूरेशन 3 to 5 डेज हो सकता है, पर काउंट तो एक दिन से करोगे भाई, 28 दिन काउंट करने हैं। ठीक है समझ रहे हो? ड्यूरेशन कितना होगा लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज, ड्यूरेशन 3 to 5 डेज, ये ड्यूरेशन हो गया। किसी फीमेल में 3 दिन तक चलती है, किसी में 5 दिन तक चलती है। तुम दिमाग नहीं लगाते हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो। ठीक है, हाँ, किसी फीमेल में 3 दिन तक चलती है, किसी में 4 दिन तक चलती है, किसी में 5 दिन तक चलती है। ठीक है, टोटल पहले दिन से काउंट करोगे कि भाई 1 से लेकर के 5, फिर 6 से लेकर के 13, फिर 14, फिर 15 से लेके 28, +- 2 डेज। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन, ये टोटल मतलब समय है। कितने समय की होती है साइकिल? 3 से लेके 5 दिन की साइकिल होती है। होता क्या है इसमें? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अचानक से प्रोजेस्टेरोन और अदर हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से ब्रेकडाउन को क्या मतलब है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम मेंटेनिंग हार्मोन है। अच्छा भाई, बात सही है। ठीक है, हाँ आ रहा हूं अभी। पहले एब्डोमेन पेन होगा तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एब्डोमिनल पेन का मतलब है एंडोमेट्रियम को तोड़ा जा रहा है अंदर से, तभी तो बाहर आएगी। ठीक है, हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इनिबिन हार्मोन होता है। ठीक है, अब बात आती है सर प्रोजेस्टेरोन कम क्यों हो रहा है? भाई प्रोजेस्टेरोन कम क्यों हो रहा है, क्या कारण है प्रोजेस्टेरोन कम होने का? अब आ जाओ।
कारण क्या है प्रोजेस्टेरोन के कम होने का? डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। डीजनरेशन, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, क्यों? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों कर रहा है? इसका कारण क्या है भाई? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कोई बता पाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी से निकलने वाला एलएच अचानक से डाउन हो गया, डिक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बताओ, हर चीज का कारण समझ में आया नहीं आया? हर चीज का कारण, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? भाई ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए। ये डिजेनरेट कर रहा है, इसलिए। ये क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी से निकलता है, और पिट्यूटरी से निकलने वाले हर हार्मोन का एक ड्यूरेशन होता है। अब बताओ सर, किसी में 3 दिन, किसी में 5 दिन। बेटा ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कितना थिकनिंग हुई है एंडोमेट्रियम की। थिकनिंग ज्यादा है, ठीक है, तो नो डाउट, और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये ज्यादा दिन तक होगा। ठीक है, थिकनिंग कम है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम है, तो कम दिन तक होगा, सिंपल सी बात। यहां तक ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ड्यूरिंग दिस साइकिल दो कंडीशन क्रिएट होती हैं, एक एब्डोमिनल पेन होता है और ब्लड लॉस होता है। एब्डोमिनल पेन एंड ब्लड लॉस। तो अब ये अगला स्टेप आ जाओ, क्यों होता है एब्डोमिनल पेन? एक तो ब्लड लॉस होगा, कितना? लगभग 50 से लेकर के 150 ml, इतना ब्लड लॉस होता है। और क्या होता है साथ में? एब्डोमिनल पेन होता है। क्यों होता है एब्डोमिनल पेन? सारे हार्मोन का लेवल घट रहा है, सब कुछ घटते हैं, हर चीज का लेवल कम हो रहा है, पर एक हार्मोन है इसका लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन आप जानते हो, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, ठीक है। हर चीज का कारण लिखा है मैंने। फीमेल को स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, नेचर क्यों पेन कर रही है? नेचर को क्या जरूरत पड़ी है पेन की? नेचर चाहती है जो एंडोमेट्रियम टूट रही है ना, वो अंदर ना रह जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए यूट्रस के अंदर। तो नेचर चाहती है इसको ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, और तोड़ तोड़ के सब कुछ बाहर निकाला जाए, जिससे अंदर इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। तो नेचर क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल एब्डोमिनल, मतलब यूट्राइन वॉल में बढ़ा देती है, तो वहां कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, जिससे एब्डोमिनल पेन होता है। स्टार्टिंग में एब्डोमिनल पेन इसलिए होता है क्योंकि नेचर चाहती है जितनी भी एंडोमेट्रियम बनी है वो टूट के सारी बाहर निकल जाए,
क्योंकि रह जाएगी तो इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी जरूरी है, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल, लगभग 50 से लेकर के 150 ml ब्लड लॉस होता है इसके अंदर। और मैं बता भी चुका हूं आपको बेटा, इसीलिए फीमेल का हीमोग्लोबिन कंपैरेटिव मेल थोड़ा कम रहता है, एक कारण ये है। और दूसरा एंड्रोजन्स, फीमेल के अंदर एंड्रोजन्स कम होते हैं, मेल के पास एंड्रोजन्स ज्यादा होते हैं। एंड्रोजन रैथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करने वाले हार्मोन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? एक एक चीज को मैंने कोशिश की है धागे में पिरोने की, ठीक है। हाँ, उसको बताऊंगा अभी पूजा बेटा, कि कुछ फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकने के लिए टैबलेट लेते हैं, यस, ठीक है। तो उसको बताऊंगा, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम, वो मैं अब अगले चैप्टर में आएगा। जो एथलीट्स होते हैं, कोई गेम खेलने जाना है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो उस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए तो वो सब पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उनको रोकने के लिए वो ऐसी टैबलेट लेते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बॉडी का बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब तक बढ़ा रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी, समझ रहे हो ना भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी तो स्टार्ट हो रही है जब क्या हो रहा है, अचानक से प्रोजेस्टेरोन घट रहा है। आप बाहर से टैबलेट दे दो, इस घटने ही मत दो इसको, ये घटेगा नहीं तो मेंस्ट्रुअल फेज कभी आएगी नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन इसके घटने पर होगा। अगर घटेगा नहीं तो ब्रेकडाउन नहीं होगी, मेंटेन रहेगी। जब तक टैबलेट लेती रहेगी वो फीमेल, तब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सब अभी सेकंड चैप्टर में आएगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली फेज कंप्लीट होती है। अब सेकंड फेज में एंटर करता हूं, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है। इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यूट्रस के अंदर, ठीक है, डिवीजन या प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, इसलिए इसके दो नाम रखे गए हैं। कितने दिन तक चलती है फेज? ये फेज तो आप बोलोगे ये 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक, 13th डे। 6 to 13th डे कितने दिन की होती है? आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 8 दिन की फेज होती है, 7 to 8 डेज। टोटल 7 से 8 दिन तक चलने वाली फेज है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से लेकर के 5 दिन तक चलती है, ये 7 से लेकर के 8 दिन तक चलती है। 6वें दिन से स्टार्ट होती है, 13वें दिन खत्म होती है। कोई डाउट? इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन। फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है सर। फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो अब यहाँ हो क्या रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है। ये फॉलिकल्स थे, ये डेवलप हो रहे हैं। कौन करा रहा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इनमें से, इन सारे फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल ऐसा होगा जो सबके ऊपर डोमिनेंट होगा। ये डोमिनेंट फॉलिकल है। ये कौन है? डोमिनेंट फॉलिकल।
ये डोमिनेंट फॉलिकल है, ठीक है, सबसे बड़ा फॉलिकल। जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है ना, वो दो हार्मोन रिलीज करता है। एक तो इनिबिन हार्मोन रिलीज करता है, इनिबिन हार्मोन, और दूसरा एस्ट्रोजन रिलीज करता है। डोमिनेंट फॉलिकल, समझना मेरी बात, यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल का डेवलपमेंट करा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। इसमें जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, भाई अगर सारे फॉलिकल सोचो मैच्योर हो जाएं, तो एक बार में पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं हो जाएगी भाई। एक फीमेल, क्योंकि स्पर्म तो मिलियंस हैं, तो सारे ओवा को अगर वो फ्यूज कर देंगे तो एक बार में 4 5 8 10 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और यूट्रस इसके लिए परमिट नहीं करता, ठीक है। तो नेचर चाहती है भाई एक बार में एक ही बच्चा हो, वो रेयर केस है, ठीक है, जब ट्विंस हो जाते हैं या 3 बच्चे हो जाते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। पर नेचर ने यूट्रस को एक बेबी के लिए बनाया है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन और इनिबिन हार्मोन रिलीज करता है, और भी फॉलिकल करते हैं एस्ट्रोजन तो, पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉलिकल से रिलीज होगा। इससे क्या होगा, जो इनिबिन हार्मोन है ये सीधा इनिबिट करेगा, इनिबिट किसको करेगा, एफएसएच के सीक्रेशन को इनिबिट कर देगा। जो इनिबिन हार्मोन होता है वो सीधा एफएसएच के सीक्रेशन को इनिबिट करता है, और इसकी वजह से जो अंडर डेवलप फॉलिकल्स थे ना, ये भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, ये यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो पहले से डेवलप हो चुका है, जो डोमिनेंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका एफएसएच का काम खत्म। अब ये दूध नहीं पीता, अब ये मेच्योर हो चुका है, इनको चाहिए था एफएसएच आगे के लिए, पर इसने क्या किया, एफएसएच को रोक दिया, तो इनका डेवलपमेंट रुक गया। ये डेवलप करेगा, ये आगे बढ़ेगा, और ये क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, एस्ट्रोजन आप जानते हो ये क्या काम करता है, ये कराता है प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम को प्रोलीफरेट कराता है, डिवाइड कराता है, थिकनिंग, या इसको थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम भी कह सकते हो। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसीलिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है यूट्रस के अंदर, ओवरी में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है, ठीक है। तो ये कहां हो रहा है, ओवरी, ये कहां हो रहा है, यूट्रस। इसलिए इसको हमने प्रोलीफरेटिव बोला, इसको हमने, सॉरी प्रोलीफरेटिव बोला, उसको फॉलिकुलर बोला। अब समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब ये डोमिनेंट फॉलिकल है, ये और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, बार में 13वें दिन तक बड़ा होता जाएगा, क्योंकि दिन कब तक चल रही, 13th डे। तो एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, अब आएगा ओव्यूलेशन, किस दिन होता है, 14th डे, 14वें दिन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, स्टैंडर्ड वैल्यू तो 14 है, ईयरली भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है ओव्यूलेशन का दिन। तो अभी तो मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ 14th डे। एट द एंड ऑफ
at the end of follicular phase, एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, जब फॉलिक्यूलर फेज का एंड आएगा, यस अंत आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल। भाई डोमिनेंट फॉलिकल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डोमिनेंट फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जितना बड़ा फॉलिकल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन, ठीक है? तो इंक्रीज साइज ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल increase secretion of estrogen, in estrogen at peak। पीक पर होगा। अब जिस दिन एस्ट्रोजन पीक पर होगा उस दिन ये क्या काम करेगा, एक मैकेनिज्म होगी, समझना। ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ये सीधा हाइपोथैलेमस की घंटी बजाएगा, सीधा हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। और हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, GnRH। और ये हार्मोन क्या काम करता है आप जानते हो? ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि भाई आप निकालो LH और FSH। साथ में एक काम और करता है, ये डायरेक्ट पिट्यूटरी को भी इंड्यूस करता है। डायरेक्ट पिट्यूटरी को कहेगा कि LH निकालो, यहां से तो ये निकलवाएगा GnRH, यहां निकलवाएगा ये LH। तो तुरंत ही इसकी वजह से पिट्यूटरी LH और निकालना चालू कर देगी, यानी LH का स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। एक तो ये डायरेक्ट पिट्यूटरी को कह के LH निकलवा रहा है, और एक GnRH की वजह से भी LH FSH निकल रहा है। तो LH के स्टिमुलेशन ज्यादा है, तो यहां पर LH की क्या आ जाएगी? पीक आ जाएगी, सर्ज आ जाएगी। सर्ज का मतलब होता है तेजी से LH बढ़ेगा, तेजी से सर्ज ऑफ LH। इसकी तो पीक ही आएगी, मतलब पीक आएगी। इसकी सर्ज आएगी, तेजी से पीक आएगी, मतलब सर्ज कहते हैं इसको। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। इसकी ऐसे क्या होगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। अब समझ में आया? अगर ये 13वें दिन बढ़ेगा, 13th डे इसकी पीक आएगी, 13th डे, तो ओव्यूलेशन 14th डे हो जाएगा, 14th डे हो जाएगा, समझना। अगर ये 10वें दिन पीक आएगी तो 11वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये 5वें दिन पीक आएगी तो 6वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये 15वें दिन आएगी तो 16वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। यानी ये घंटी जब बजेगी उसके अगले दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये है ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन अर्ली और डिले हो सकता है। यस, ओव्यूलेशन अर्ली और डिले हो सकता है। इसलिए नीट में क्वेश्चन आता था डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने के लिए। मैं समझाता हूं उसको, पहले इसको नोट करो।
हाँ बेटा, ये चीजें विलेज में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वहां की मदर बहुत मेहनती होती हैं, उनका यूट्रस कैपेबल होता है ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ केस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नहीं बेटा, यूट्रस में इन्फेक्शन क्यों होगा? प्रोजेस्टेरोन टैबलेट लेने से, भाई अभी बताऊंगा ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यही तो होती हैं। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। अब पहले ये चीज समझो जो मैं करा रहा हूँ, जो कंसेप्ट करा रहा हूँ वो समझो। हो गया? चलो। ठीक है, एक नोटेबल पॉइंट लिख देता हूँ मैं, जगह है तो। ये फॉर्मूला है टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में देगा कि 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो बताओ ओव्यूलेशन किस दिन होगा? मान लो अब तो आप निकाल दोगे ना डे ऑफ ओव्यूलेशन। सिंपल सी बात है, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालोगे? 30 - 14 कितना आ गया? 30 में से 14 घटाओ, कितना आ गया? 16। 16 डे ओव्यूलेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे ही वो दिन कुछ भी दे सकता है, 30 की जगह 21 दे सकता है, 20 दे सकता है, समझ रहा है मेरी बात? 22 दे सकता है, 30 दे सकता है, 35 दे सकता है, तो आप डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल लोगे। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन फिक्स होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होती है, और उससे निकलने वाला एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें कभी चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा, ठीक है, वो मतलब स्टार्टिंग के 14 डेज में चेंज आएगा, वो कम और ज्यादा हो सकते हैं, पर लास्ट के 14 डेज वो फिक्स रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। प्रिंस बेटा, नेचर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि ओनली ओवेरिन साइकिल हो? तू बता, अगर ओवेरिन साइकिल होती, यूट्राइन साइकिल नहीं होती, तो तू बता, मतलब खेती करना चाहता है, जीवन को उत्पन्न करना चाहता है खेत में, ठीक है, पर मिट्टी यानी खेत को तैयारी नहीं करना चाहता। भाई बच्चे का जन्म कहाँ होगा? यूट्रस यूट्रन वॉल पे ही तो होगा, तो यूट्राइन वॉल को तैयार किया जाता है, और नेचर बड़ा स्मार्टली खेलती है, वो हर महीने तैयारी करती है। जैसे केकई को देखा होगा, भगवान श्री राम के लिए ऐसा नहीं कि एक बार फूल बिछा दिए, ठीक है, आएंगे तब तक, ठीक है, चलने दो उस पर, ठीक है, वो रोज सुबह फूल तोड़ती थी, बिछाती थी ताजे ताजे, जब भी आएंगे ताजे फूलों पर आएंगे, दिक्कत ना हो। तो नेचर हर मंथ नई खेती
नया मतलब नई तैयारी करती है, एंडोमेट्रियम को फ्रेश बनाती है, फिर वो पुरानी हो जाती है, उसको बाहर निकालती है, फिर बनाती है, फिर निकालती है। कोई तो दिन आएगा, ठीक है, जिस दिन इस यूट्राइन वॉल के ऊपर जीवन की उत्पत्ति होगी। समझ रहे हो? बड़ा मतलब बहुत कंसेप्चुअल है, तुम्हारी अभी सोच से परे है बेटा। हाँ बेटा, सबरी ही बोल रहा हूं मैं। चलो। हाँ हाँ, सबरी चलो ठीक है। एमबीबीएस में मिलेगा पढ़ने को, एमबीबीएस जब करोगे तो समझ में आएगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जितना अच्छी तरीके से आज पढ़ने को मिल रहा है ना, इसका 10% भी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, खुद पढ़ना पड़ेगा सारा। अब आ जाओ लास्ट, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितने दिन की होती है? 15 से लेकर के 28 डेज, या लास्ट 14 डेज, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, सो इट्स कॉल्ड ल्यूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये रिलीज करता है, ये रिलीज करता है मेनली मेनली का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये मेनली यही है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। पर इसके अलावा एस्ट्रोजन, इनिबिन एटसेट्रा ये भी रिलीज होते हैं। ऑल्सो रिलीज। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, मेंटेन एंडोमेट्रियम। मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। और इसमें होता क्या है जब एंडोमेट्रियम मेंटेन होती है तो? बिकम हाईली सिक्रेटरी वेस्कुलर ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी वेस्कुलर ग्लैंडुलर, ठीक है, ये सारा ठीक है। हाईली कॉइल्ड
एंडोमेट्रियम को तैयार कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करेगा? फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एक बार थिक हो चुकी थी, एक बार और, अगेन। अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इनहिबिन आप जानते हो, ये एफएसएच को इनहिबिट करता है, इनहिबिट। काम हमेशा एफएसएच को इनहिबिट करना ही होगा, ठीक है। यानी अब क्या चल रहा है भाई? एंडोमेट्रियम मेंटेन हो रही है, सिक्रेटरी हो रही है, इसलिए सिक्रेटरी फेज बोलेंगे। वेस्कुलर हो रही है, ग्लैंडुलर हो रही है, हाईली कॉइल्ड ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर। हाईली कॉइल्ड ब्लड वेसल्स बन रहे हैं। एस्ट्रोजन जितनी थिक हो गई थी, ठीक है, उससे और थिकनिंग, अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एफएसएच को रोकने का काम करता है, ठीक है। यानी जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है तब तक प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन है, यानी आपकी एंडोमेट्रियम मेंटेन है। जिस दिन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट किया, बस सारे हार्मोन अचानक से कम हो जाएंगे और मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा। क्या हो गया? हा, सच सच क्या चल रहा है? हाँ बेटा, अगर ओवर सीक्रेशन स्पर्म का हो जाएगा तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना टेस्टिस के, वो बेकार कर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ओवर सीक्रेशन बहुत डेंजरस होता है। एक बात ध्यान रखना, मैं जितना पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सच और झूठ वाला कंसेप्ट मेरे लिए नहीं है, मैं टीचर हूं, ठीक है। मुझे तुम्हें सही गाइड करना है, सही इंफॉर्मेशन देनी है, सही तरीके से देनी है, वो चीज मेरे ऊपर लागू नहीं होती, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी है। अब गोल मोल करके पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है ना। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि तुम चीजों को सही ढंग से उसको ग्रैप्स करो, ठीक है। सही मायने में लो, चीजों को समझो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। पढ़ाने को तो लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं और तो उसमें वल्गर वाली बातें करते हैं, और समझने को बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हा हा हू चल रही है, वहां पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो ना तो आप वैसे हो ना मैं वैसा हूं, तो हम लोग दोनों ही मैच्योर हैं और चीज समझनी चाहिए तरीके से। कोई जिस लाइन में आप जा रहे हो वो जेई और कोई और लाइन नहीं है, मेडिकल लाइन है, ध्यान रखना। ये कंप्लीट होता है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद तो पता ही है ना आपको कि जब ल्यूटियल फेज का अंत आएगा, जगह है क्या? नहीं, बताता हूं। एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज के एंड पर क्या होगा? डिक्रीज एल एच का लेवल कम हो जाएगा, इससे क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसके डीजनरेट होने से क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो अगेन चालू हो गया, डे फर्स्ट आ गया।
यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? देखो और चीजों की तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो ना पूजा बेटा, और बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कंसेप्चुअल बातें जो हैं उनकी उनकी हम बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन, हम उस प्रोटीन को प्रॉपर नहीं डाइजेस्ट कर पाते, ध्यान रखना। हाँ, कैसीन का डाइजेशन नहीं होता। नोट कर लो, फिनिश हो गया। अगला नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, उससे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम समझाऊंगा। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी क्या कह रही है। मैंने बताया था भाई एलएच पहले कम था, धीरे धीरे एलएच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एलएच सर्ज आएगी यहां पर, किस दिन आती है एलएच सर्ज? 13th डे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 14th ही लिखोगे, 14th डे, 14th डे, ठीक है। पर एफएसएच अचानक से कम हो रहा है। ये कौन है जो एफएसएच को कम कर रहा है? कौन है जो एफएसएच को नीचे लेकर के आ रहा है? याद आ गया होगा, डोमिनेंट फॉलिकल। क्या रिलीज करता है डोमिनेंट फॉलिकल? इनिबिन हार्मोन। ये इनिबिन हार्मोन एफएसएच को कम करता है, तभी तो एक मेन फॉलिकल आगे बढ़ता है, सारे फॉलिकल आगे नहीं बढ़ते। समझ में आ गया होगा यहां पर, ठीक है? ये समझ रहे हो, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एस्ट्रोजन की पीक किस दिन हाई होती है? 13th डे, 13वें दिन पहली पीक आएगी, 13th डे। दूसरी पीक कब आएगी? सेकंड पीक कब आएगी? लगभग अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो 23rd डे के आसपास, लगभग 23वें दिन इसकी पीक अगेन से ऊपर जाती है। उज्जवल, आपका लेक्चर करके मूड फ्रेश हो जाता है? मूड फ्रेश करने थोड़ी ना आता हूं मैं, कंसेप्ट देने के लिए और हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए कोशिश करता हूं, ठीक है? चलो आ जाओ। लगभग 23 से 25वें दिन, अप्रोक्सीमेटली 23rd से लेकर के 25th डे, ठीक है? दो बार इसकी दो पीक आती हैं, टू पीक ऑफ एस्ट्रोजन। दो पीक आती हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन की एक ही सिंगल पीक आएगी। किस दिन आएगी प्रोजेस्टेरोन की पीक? ट्वेंटी फर्स्ट डे प्रोजेस्टेरोन की पीक एक आती है 21st डे, एस्ट्रोजन की पीक दो आती हैं, एक आती है 13th डे, एक आती है 23rd 25th डे के आसपास। अब ध्यान से देखोगे, ये मेंस्ट्रुअल फेज आ गई, 5वें दिन के बाद क्या चालू हुआ? धीरे से लाल स्टार्ट होती आ रही है, ये बढ़ती जा रही है और मोटी होती जा रही है। फिर अगेन एक बार एस्ट्रोजन बढ़ा, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फर्दर थिकनिंग हो गई, ठीक है? इसमें हाईली कॉइल्ड ब्लड वेसल्स बनती जा रही हैं, ये कॉइल्ड ब्लड वेसल्स बनती जा रही हैं, थिक होती जा रही है सिक्रेटरी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अचानक से टूटना चालू हो गया, ब्लीडिंग चालू हो गई, और अगेन मेंस्ट्रुअल फेज आ गई। इसको मेंसिस भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को मेंसिस भी कहते हैं। पूछा गया है कि मेंसिस। आप बताओ, एनसीईआरटी के डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? एनसीईआरटी पीक मतलब सीक्रेशन तो पहले चालू हो जाता, हम पीक की बात कर रहे हैं। अब बताओ, एनसीईआरटी के डायग्राम में किसी को कोई भी डाउट है? चलो, बहुत बढ़िया। एंडोमेट्रियम टूट के दोबारा रीजनरेट करेगी ना? 23 से 25वें दिन के बीच में पीक आती है, 23 से 25वें दिन।
एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसी में मेंशन कर लो इसको तो एक बार, ठीक है, ड्रॉ करने में तो टाइम लगेगा। एक काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन। मिलियंस स्पर्म में से कोई एक होगा जो ओवा के अंदर एंटर करके उसको फर्टिलाइज करेगा, मिलियंस में से। कई बच्चों को लगता है सर फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म आया ओवा को फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन। नो, ठीक है, ये कई स्टेप में होता है। पहले स्पर्म ओवा आपस में मिलते हैं, इसको सिनगैमी बोलते हैं, समझ रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है। 13वें दिन भी हो सकता है एस्ट्रोजन की पीक, 12वें दिन भी हो सकती है, 11वें दिन भी हो सकती है, 15वें दिन भी हो सकती है। हाँ, एस्ट्रोजन की 2 पीक और प्रोजेस्टेरोन की एक ही पीक आती है, क्योंकि एस्ट्रोजन के सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम भी है और ओवेरियन फॉलिकल भी है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का सोर्स एक ही है, कॉर्पस ल्यूटियम। रीजनरेशन मतलब इतनी थिक हो गई थी पर हमें और थिकनेस चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, तो फर्दर थिकनिंग होती है अगेन, तभी थिकनिंग बहुत जरूरी होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। ब्लीडिंग होती है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, मतलब उसमें कोई पढ़ाने की बात है, ठीक है, तो सबको पता ही है। हाइजीन तो बॉडी की हाइजीन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की पूरी मैकेनिज्म है जिसमें ओवम स्पर्म आपस में मिलते हैं, जिसको हम आप बोल सकते हो सिनगैमी होती है। फिर इनको प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है। फिर इनके न्यूक्लियस मिलते हैं, कैरियोगैमी होती है। फिर इनके क्रोमैटिन मिलते हैं, एम्फीमिक्सिस होती है। तब जाकर के आपका जायगोट बनता है। यानी अगर मैं फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म की बात करूं ना, तो उसमें कई स्टेप आते हैं। इसमें आता है सिनगैमी, इसमें आता है प्लाज्मोगैमी, इसमें आता है कैरियोगैमी, इसमें आएगा एम्फीमिक्सिस, ठीक है। सिनगैमी में 2 गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे। प्लाज्मोगैमी के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। कैरियोगैमी के अंदर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और एम्फीमिक्सिस के अंदर दोनों के क्रोमैटिन फ्यूज करेंगे। फ्यूजन ऑफ क्रोमैटिन, यहां पर गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, गैमीट, यहां इनके प्रोटोप्लाज्म, या न्यूक्लियस, या क्रोमैटिन। तब बनता है जायगोट। यानी यहां से यहां तक की जो पूरी मैकेनिज्म है, जायगोट बनने तक की मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं दो गैमीट आपस में मिल गए तो हो गया फर्टिलाइजेशन। जब तक जायगोट नहीं बनता तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी,
हाँ बेटा, और फिर एम्फीमिक्सिस, क्रोमैटिन का फ्यूजन। यहां तक कोई डाउट? साहिल बेटा, ओवर बात मत कर। चलो, आज थोड़ा सा मुझे भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी थकान हो रही है, कोई नहीं। इसको थोड़ा बेसिक तो कराऊंगा। What is fertilization? It involves the fusion of two haploid gamete. Each contain 23rd chromosome, producing zygote that contain 46 chromosome. इसको fertilization कहते हैं। जब तक 46 क्रोमोसोम नहीं बन रहे, मतलब मिल नहीं रहे एम्फी, तब तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है, तो मुझे कराना जरूरी है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, यस। क्योंकि स्पर्म जैसे मानो इनके हाथ पैर बांध के फीमेल ट्रैक में फेंके जाते हैं, ठीक है, और तब जाकर के वो एक्टिवेट होते हैं, उनके हाथ पैर खुले जाते हैं, ठीक है, उनको खिलाया पिलाया जाता है और दौड़ाया जाता है कि भागो तेजी से, 1 2 3, ठीक है, तब जाकर के उनमें से एक ओवा तक पहुंचता है। इस पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं कैपेसिटेशन, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, री अरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसमें एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैक्यूलेशन इन वजाइनल ट्रैक। तो 3 स्टेप्स होंगे, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। यानी स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए बनाया गया है। स्पर्म को एक हैंड ग्रेनेड दिया गया है कि भाई ये तुम्हारे पास एक हैंड ग्रेनेड है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। ये तुम्हारा जो एक्रोजोम हैंड ग्रेनेड है ना, ये ओवा की वॉल पर ही फूटे, पहले ना फूटे बाद में ना फूटे, समझ रहे हो? तो इसके लिए एक पिन लगा दी जाती है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, पिन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इनकी वजह से क्या होगा, ये पहले नहीं फूटेगा। जब तक इन ग्लाइकोप्रोटीन्स पिंस को नहीं निकाला जाएगा तब तक ये फूटेगा नहीं। तो बस इनके पास ये था। अब क्या किया जाता है, इनका सबसे पहला क्या है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स जो कहां लगे होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म, यहां इसके हेड पे जो लगे होते हैं, इनका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, इनको चेंज कर दिया जाता है कि भाई अब तुम तैयार हो, हमने पिन निकाल दिए हैं तुम्हारे, ठीक है, अब तुम फूट जाओगे ओवा की वॉल पर। तो पहला काम ये हो गया। डायल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, क्योंकि इन स्पर्म को एक ऐसे ट्रैक पर जाना है जहां वजाइना, सर्वेक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, तब जाके ओवा मिलेगा। इस पूरे रास्ते में इनको एसिड मिलने वाला है, इस पूरे रास्ते में इनको भक्षण कोशिकाएं मिलने वाली हैं जो पकड़ पकड़ के खा जाएंगी, ठीक है। तो वो और बहुत डेंस रास्ता है, तो इनको अगर वहां तक पहुंचाना है तो सिस्टम को डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो उस डाइल्यूशन के अंदर तेजी से भाग पाएंगे। तो अगला स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, डायल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर, जो कैपेसिटेशन को रोकते हैं, उनके एक्टिवेशन को रोकते हैं, उनको डाइल्यूट करना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, वो दौड़ पाए तेजी से स्ट्रैक के अंदर, तो स्पर्म के अंदर तेजी से कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है और स्पर्म की टेल बहुत तेजी से मूव करती है और स्पर्म तेजी से पहुंच पाता है ओवा के पास तक। एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली pass through cervix, enter into uterus and finally reach the ampullary region। यहां पर पहुंचेगा जहां कोई इंतजार कर रहा है, कौन, ओवा, और वहां पर होगा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो इस पूरी मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन, यानी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, जिसमें पहला स्टेप जो हेड पर ग्लाइकोप्रोटीन्स थे उनका रीअरेंजमेंट होता है, दूसरा जितने भी डीकैपेसिटेशन फैक्टर होते हैं जो उसको रोकते हैं, मारते हैं, ठीक है। इतना चीज क्यों बनाई गई, सर फर्टिलाइजेशन तो करना है, नेचर चाहती है कि मिलियंस में, मिलियन को भेज रहे हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से जो सबसे बेहतर है, जो हर कष्ट को
हर स्ट्रगल को पार करने में कैपेबल है, बस वही ओवा तक पहुंच पाए, वही जीवन बनाने में पार्टिसिपेट करे। वही तो तुम्हारे लिए लागू होता है भाई। तुम्हें दिन पढ़ना है, रात पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, 4 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लाखों बच्चे हैं, सीटें लिमिटेड है। अब वहां तक वही पहुंच पाएगा जो स्ट्रगल करने में माहिर है, थकेगा नहीं, हर परिस्थिति को मतलब फेस करने में कैपेबल है। सर भूखा रह लूंगा पर सर फोड़ूंगा उसको, ठीक है। सर कितना भी स्ट्रगल मिले फोड़ूंगा, ठीक है। सर कुछ भी हो, नेचर कितना भी, ध्यान रखना जब नेचर को कुछ बड़ा कराना होता है तो बड़े कष्ट भी देती है, समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है। बड़ा पाने के लिए बड़े कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि कष्ट नहीं चाहिए तो बड़ा पाने का ख्वाहिश भी निकाल दो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट करना है जिससे कि क्या हो जाए, इसका एक्रोसोम एक्टिवेट हो जाए, ये है बस। चलो अब इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन। भाई एक्रोसोम में क्या रिएक्शंस होंगे, ठीक है, पर स्टेप्स में कराऊंगा कल, आज इतना ही रखूंगा। तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो, आज थोड़ा सा मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है ना। तो कल मैं कराऊंगा, छुट्टी है मस्त एकदम, पर यहां से कराऊंगा मैं, ध्यान रखना मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा कल। कल मैं फर्टिलाइजेशन से कराऊंगा, इतने स्टेप मैंने समझा दिए हैं। यहां से मैं चालू करूंगा एक्रोसोमल रिएक्शन से, ठीक है। एक हो सकता है एक लेक्चर ज्यादा लग जाए, ज्यादा का मतलब है आज 5 था 6, 1 घंटे का कहीं एक लेक्चर मिल जाएगा बीच में, मैं ले लूंगा, ठीक है। बीच में कभी कोई टीचर नहीं हुआ, कुछ ऐसी कंडीशन आई तो 1 घंटे का लेक्चर ले लूंगा और इसी हफ्ते में इस चैप्टर को खत्म करूंगा, जिससे कि अगला जो टेस्ट आएगा, इसके बाद वाला जो टेस्ट आएगा उसमें पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। नहीं नहीं, कल मेरा ही सेशन लगा होगा, थर्सडे है ना, कल मेरा लगा होगा, मैं बात कर लूंगा, अभी तो यही बात हुई थी, ठीक है। हाँ कल थर्सडे है, मेरा लगा होगा क्योंकि डिस्कशन हुआ था, यही बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे रहेगा। अच्छा आज बताओ, आज ए एसीपी सर की जगह तरुण सर का सेशन था क्या? हाँ यस सर, तो ठीक है, तो कल मेरा सेशन होगा। अगर आज तरुण सर का सेशन था तो कल मेरा सेशन होगा वहां पर, ठीक है। ठीक है, तो कल मेरा लेक्चर होगा, थर्सडे है। और कल मैं एक्चुअल में देखो, मैं चैप्टर को बहुत मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता नहीं हूँ, जीता हूँ एक एक स्टेप को, ठीक है। जब तक दिल कहता है कि हाँ बेस्ट दो तभी तक पढ़ाऊंगा, खींचूंगा नहीं मैं, ठीक है, काटूंगा नहीं मैं, ठीक है, तरीके से कराऊंगा। कल मेरा सेशन रहेगा, ठीक है। कल मेरा रहेगा, फिर 1 घंटे का कोई सेशन लगा करके पार्चुरेशन की एक मैकेनिज्म होगी, मैं करा दूंगा कभी भी, जिससे कि इस वीक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होने का मतलब है तुम्हारा जो अगला टेस्ट आएगा इस संडे के बाद वाले संडे को टेस्ट आएगा मेजर, उसमें पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो पाए, ठीक है। ओके ठीक है, तरुण सर का सेशन था तो कल मेरा हो जाएगा, ओके डन, मिलते हैं कल, बाय। कल पूरा मैं एम्ब्रियोजेनेसिस करा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। बाय बेटा बाय।